एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको पॉलीमर्स के एमएसटी सिटी 2023 के सारे 12 पीसीएम के फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि सीटी में सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यू आते हैं, मतलब 60 to 70% सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यू आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज किए, सिर्फ किसी एक साल का भी किया सारे 12 पीसीएम फेजेस का, तो आपके डेफिनेटली केमिस्ट्री में 99 प्लस परसेंटाइल आने के चांसेस है। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना, किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू उठा लो, विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जाहिर सी बात है 2024 में भी वही सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, फिर आप पूछोगे क्या सर आप सिर्फ पॉलीमर का बता रहे हो? नहीं, हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज चला रहे, जिसमें हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट से लेके पूरे बायोमोलिक्यूल्स तक चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यू एक एमसीक्यू डिस्कस किया है, जिसका आपको वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और साथ में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा क्या विद आंसर? बिल्कुल मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और साथ में सीटी के बाद हम एमएसटी सिटी की काउंसलिंग भी करेंगे, तो प्लीज इसीलिए चैनल से आपको कनेक्ट रहना है ताकि आपको काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स जो है उससे एवरेज एक पेपर में 2 एमसीक्यू फिक्स आते हैं। देखो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, मतलब 2 एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। पता है जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ना, उसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, थ्योरी भी सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो टोटल जो क्वेश्चन आए हुए हैं 12 पेपर्स में, जो 12 पेपर्स में टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से 2023 में वो है टोटल 24। ठीक है, और एवरेज एक पेपर में कितना आता है? 2 एमसीक्यू आता है। समझा क्या आपको? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन 9 में शिफ्ट 1 के। तो 9 देखो बेसिकली हम क्या करने वाले, आप ध्यान से समझो, पैटर्न समझो। हम क्वेश्चन के साथ ही उस जो पर्टिकुलर चीज का टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है उसके आसपास का पूरा थ्योरी बता देंगे। तो एक और अपना एक पॉलीमर क्वेश्चन से ही खत्म हो जाएगा, मतलब 24 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे ना दोनों वीडियो में। तो अगर आपने दोनों वीडियो देखा है ना, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा थ्योरी खत्म, सारे एमसीक्यू डिस्कशन भी खत्म, कैसे एमसीक्यू टिक करना वो भी खत्म, वो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो पहला एमसीक्यू क्या है 9 में शिफ्ट 1 में, विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम C2H4। C2H4 बेसिकली क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राफ्लोरोइथीन। तो जब आप टेट्राफ्लोरोइथीन को बहुत सारे उसका नंबर्स ले लिए, n नंबर्स ले लिए, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइज करोगे, तो आपका बेसिकली क्या बनता है पता है? आपका ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या फिर इसी को बोलते हैं हम टेफ्लॉन है। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन है। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। समझा क्या आपको इतना? तो ये आपको याद रखना है कि क्या होता है टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, टेफ्लॉन का प्रॉपर्टीज वगैरह भी याद रखो, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट अबाउट। तो टेफ्लॉन का प्रॉपर्टी क्या होता है? टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है हीट के और अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स, इन सबसे रेजिस्टेंस होता है, टफ होता है, इनर्ट होता है। यूज क्या है टेफ्लॉन का? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, ऑयल सील्स और गैस्केट्स बनाने में, ये यूजेस पूछा जा चुका है आपको। ठीक है, तो टेफ्लॉन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और उसका पॉलीमर क्या होता है टेफ्लॉन का? CF2 डबल बॉन्ड CF2। क्या बोलते हैं उसको? टेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई होमोपॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर, 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक होमोपॉलीमर एक हेटेरोपॉलीमर। आपके बाद इसका कोई भी एमसीक्यू आया तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। होमोपॉलीमर बेसिकली जिसमें सिर्फ एक रिपीटिंग यूनिट होता है, मतलब जो पॉलीमर होता है ना उसमें एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट है, ए ए ए ए ए ऐसा।
और जो हेट्रोपॉलीमर होता है उसमें दो या दो से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जैसे ए बी ए बी ए बी, मतलब दो रिपीटिंग यूनिट हो गए ना, ए और बी। तो होमोपॉलीमर के आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल है। पॉलीथीन, चाहे वो लो डेंसिटी हो या हाई डेंसिटी हो, पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। एटलीस्ट इतना एग्जांपल तो याद होना चाहिए होमोपॉलीमर का। हेट्रोपॉलीमर के भी कुछ एग्जांपल्स है आपके बुक में। ब्यूना एस, ब्यूना एन। हाँ, ब्यूना एस, ब्यूना एन बहुत लोगों को होमो लगता है, वो हेट्रो है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोपॉलीमर बोलो या इन्हीं को हम कोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, कोपॉलीमर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल्स है ब्यूना एस, ब्यूना एन, ग्लिप्टल और पॉलीकार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें पूछा होमोपॉलीमर कौन से है, तो ऑप्शन ए राइट है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। बाकी सब क्या है? कोपॉलीमर है, या फिर उन्हीं को हेट्रोपॉलीमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, को बोलो हेट्रो बोलो बातें की। नेक्स्ट 9 में शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अपना एक टाइप का क्लासिफिकेशन भी क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया, एक अपना वो भी कंप्लीट हो गया, पॉलीमर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 में शिफ्ट 2 में एमसीक्यू क्या आया था? आइडेंटिफाई लीनियर पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड थ्योरी देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तीन टाइप के पॉलीमर होते हैं, लीनियर और स्ट्रेट, या फिर ब्रांच, या फिर क्रॉस लिंक। लीनियर और स्ट्रेट का आपके बुक में दो एग्जांपल दिया है, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाहर नहीं आएगा, जो इन्होंने दिया है वो वही पूछते हैं। ब्रांच का आपके बुक में एक ही एग्जांपल दिया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक और याद रख लो, पॉलीप्रोपिलीन। और क्रॉस लिंक के भी आपके बुक में दो एग्जांपल दिए, एक तो मेलामाइन और एक आपको दिया है बेकेलाइट। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा लीनियर पॉलीमर है? तो ऑप्शन ए हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एकदम सिंपल है। तो ध्यान से देखो, तीन क्वेश्चन के साथ अपना दो क्लासिफिकेशन और एक पॉलीमर भी कंप्लीट हो गया। इनमें शिफ्ट 2 का मैं सेकंड एमसीक्यू का बात करूं तो इसमें पूछ रहा है विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमर इज ग्रुप्ड इन द कैटेगरी ऑफ इलास्टोमर्स। अब देखो, अब अपने को एक और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अपना थर्ड क्लासिफिकेशन आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक तो होता है इलास्टोमर, एक होता है फाइबर, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। इसके आपको सारे के एग्जांपल्स याद रखने। इलास्टोमर में सारे रबड़ आते हैं, रबड़, सारे रबड़, वल्कनाइज्ड रबड़, ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन। ठीक है, फाइबर्स में पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर आता है। पॉलीएमाइड मतलब जिनमें ऐसे पॉलीमर जिनमें अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। पॉलीएस्टर में आता है टेरिलीन और डेक्रोन। टेरिलीन का ही दूसरा नाम डेक्रोन होता है, याद रखो। निक नेम्स भी याद रखो, किसी किसी कंपाउंड के एक एक दो दो नेम है। थर्मोप्लास्टिक की बात करूं तो पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल, ये सब आता है। और थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आता है। ठीक है, इलास्टोमर की बात करूं तो इलास्टोमर में कौन सा बॉन्ड होता है? वीक वेंडर वॉल होता है। फाइबर्स की बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो मतलब फोर्स है वो फाइबर में ही है। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक का जो स्ट्रेंथ है वो इलास्टो और फाइबर के बीच में है। मतलब कि थर्मोप्लास्टिक कैसे सबसे ज्यादा फाइबर का स्ट्रॉन्ग है, फिर थर्मोप्लास्टिक है, फिर इलास्टो है, और लास्ट में आता है थर्मोसेटिंग। समझा क्या आपको? अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच एक डिफरेंस बताता हूँ। थर्मोप्लास्टिक को अपन रिमोल्ड कर सकते हैं, मतलब जब मैं इसको हीट करूंगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करने पे हार्ड हो जाएगा, मतलब मैं इसको अपने हाथ से शेप दे सकता हूँ। बट थर्मोसेटिंग ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन रिमोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, इनमें से कौन इलास्टोमर है? तो ऑप्शन बी ब्यूना एस राइट है। क्यों? क्योंकि ब्यूना एस एक टाइप का रबड़ है। तो इसी के साथ अपना 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। टोटल अपने बुक में 5 क्लासिफिकेशन है, जिनमें से 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, which from the following monomers is used to prepare thermocol। बेसिकली इसी को हम बोलते हैं थर्मोकॉल। ये जो मैंने लिखा है यही है थर्मोकॉल। थर्मोकॉल का दूसरा नाम होता है पॉलीस्टाइरीन, और थर्मोकॉल जिस मोनोमर से बनता है उसका नाम क्या होता है? स्टाइरीन होता है। बेसिकली यही है स्टाइरीन। रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 को हम क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। और इसके पॉलीमर को क्या बोलते हैं? थर्मोकॉल या पॉलीस्टाइरीन। पॉलीमर बनाते कैसे? डबल बॉन्ड को क्या कर दो? सिंगल कर दो और N लगा दो, और इधर भी है। समझा क्या? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
ऑप्शन डी स्टाइल में। नेक्स्ट क्या पूछा है, आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आ गया अपना चौथा क्लासिफिकेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अपने बुक में सिर्फ दो ही एग्जांपल है। एक है पीएचवीवी जिसको हम बोलते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एंड कोवैलेंट हाइड्रोक्सी, ठीक है। पीएचवीवी एटलीस्ट आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पीएचवीवी लिख के आएगा, सिर्फ पीएचवीवी लिख के आएगा, कोई उसका फुल फॉर्म नहीं देने वाला है। एंड दूसरा एग्जांपल है नायलॉन टू नायलॉन 6, ये एक ही है पूरा, नायलॉन टू नायलॉन 6 दो मत समझ लेना, नायलॉन टू नायलॉन 6 एक पूरा कंपाउंड है। समझ में आया क्या आपको? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल के लिए? ऑप्शन ए। सर बाकी सब क्या है? बाकी सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, समझा क्या आप? अब अगर आपसे मैं 10th में शिफ्ट 2 के बाकी के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो आप बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए। अभी जस्ट हमने मुश्किल से 5-6 फेज 3-4 फेज के एमसीक्यू देखे, ठीक है, 3 ही फेज के एमसीक्यू देखे। तो आइडेंटिफाई अ कोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, दो टाइप, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होता है, ए टाइप, और कोपॉलीमर बोलो या हेट्रोपॉलीमर बोलो बात एक ही है। उसमें कैसा रिपीटिंग यूनिट होता है, दो या दो से ज्यादा, जैसे कि ए बी टाइप। तो कोपॉलीमर के आपको मैंने 4 एग्जांपल लिखाए थे, एक एग्जांपल और ऐड कर दिया है मैंने। कोपॉलीमर का टाइप कौन कौन सा है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, पॉलीकार्बोनेट, पीएचवीवी और टेरिलीन। ये इतना याद रखना है कोपॉलीमर का एग्जांपल। तो इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई कोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या इसमें ऑप्शन डी राइट है, टेरिलीन, ठीक है। होमोपॉलीमर के एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको लिखा के रखे, ठीक है। अब बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हाई डेंसिटी पॉलीथीन। चलो अब इसी बहाने हमारा एक पॉलीथीन वाला टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉलीथीन की बात करूं तो दो टाइप के पॉलीथीन पाए जाते हैं, एक तो हाई डेंसिटी, एक तो लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, तभी तो नाम हाई डेंसिटी है, और लो डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी लो होती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम होता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो O2 या पेरोक्साइड यूज होता है। और जिगलर नेटा कैटलिस्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो अपने को प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो 6 to 7 एटीएम का, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में अपने को 1000 to 2000 एटीएम का प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो टेम्परेचर होता है वो 333 से 343 केल्विन के बीच में होता है, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो टेम्परेचर का रेंज है वो 350 से 370 केल्विन तक है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट अबाउट हाई डेंसिटी, तो हमारा इसी के साथ दो पॉलीमर भी कंप्लीट हो गया, एचडीपी और एलडीपी। सबसे पहला लिखा है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथीन, बिल्कुल राइट है, दोनों ही इथीन से बनते हैं। थर्ड क्या लिखा है, पॉलीमराइजेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नेटा कैटलिस्ट, बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन एलडीपी, बिल्कुल, डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो ऑप्शन बी क्या लिखा है, इट नीड्स हाई प्रेशर 1000 to 2000 एटमॉस, यही तो करेक्ट नहीं है, इसको सिर्फ 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलीमर्स कंटेन बोथ मेंबर्स एज अ कोपॉलीमर। देखो आपको अब तक ये तीसरा एमसीक्यू है होमो एंड कोपॉलीमर का। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कोपॉलीमर है। आप ऑप्शन डी ध्यान से देखो, एसबीआर एंड पीएचबीबी, यही दोनों क्या है, कोपॉलीमर है। ब्यूना एस को एसबीआर भी बोलते हैं, स्टाइरीन ब्यूटा डाइन रबड़, ठीक है। और पीएचबीबी, ये दोनों क्या है, कोपॉलीमर के एग्जांपल है, समझा क्या। 11th में शिफ्ट 1 के सेकंड एमसीक्यू की बात करूं तो इसमें क्या पूछ रहा है, नेम द एक्सेलरेटर used to introduce network of cross link in elastomers। इलास्टोमर्स मतलब कि बेसिकली रबड़ की बात कर रहे हैं। जब आप रबड़ में सल्फर ऐड करते हो ना, रबड़ में जब आप सल्फर ऐड करके हीट करते हो, ठीक है, तो रबड़ में सल्फर ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन, ठीक है। और इस वल्कनाइजेशन को प्रोसेस को तेज करने के लिए हम एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। उस एक्सेलरेटर का नाम होता है ZBX, जिंक ब्यूटाइल जेंथेट।
और आपका जो वल्कनाइज्ड रबड़ है वो बहुत ही जल्दी जल्दी और ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, जिंक ब्यूटाइल जेंथेट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखो आप सीधा सीधा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग। आपको भी पता है, हमने इसके एग्जांपल्स रीड कर लिए हैं। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। हमने ऑलरेडी इसका क्लासिफिकेशन देख लिया है। कौन कौन सा होगा? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन और बेकेलाइट, ये होते हैं थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन टायर कॉर्ड्स। एक्चुअली इसका जो सही ऑप्शन होगा, टायर कॉर्ड्स मजबूत होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग उसको फाइबर से बनाते हैं। और जो फाइबर हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? नायलॉन 6। मतलब कि ऑप्शन ही राइट है। देखो ये सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप पिक कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि नायलॉन का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं टायर कॉर्ड को प्रिपेयर करने में। बेसिकली नायलॉन 6 में जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम। ये देखो मैंने एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर बनाया है, NH3 डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH2। बेसिकली ये रिंग कंपाउंड होता है। फिर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, ये भी आपका एमसीक्यू आ चुका है। और फिर उसके बाद आपका ये रिंग क्या होता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और आपका बन जाता है नायलॉन 6 NH CH2 CO और N। समझा क्या आपको? ठीक है, तो बेसिकली मैंने 11th में शिफ्ट 2 के दोनों एमसीक्यू लिखना भूल गया था, तो यहाँ मैंने 12th में शिफ्ट 1 के दो एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। अगले वाले स्लाइड में हम 11th में शिफ्ट 2 के दोनों एमसीक्यू डिस्कस। अब अगर मैंने जो 11th में शिफ्ट 2 के दोनों एमसीक्यू लिखना भूल गया था और 12th में शिफ्ट 1 का ऑलरेडी बता दिया है, तो 11th में शिफ्ट 2 के जो दोनों एमसीक्यू है उनमें सबसे पहला क्या पूछा? विच फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। बेसिकली मैंने आपको लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन का रिएक्शन पूरा समझा दिया मेन, बस उसका प्रॉपर्टी बताना बचा रह गया था। तो बेसिकली LDP जो होता है एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है और पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और LDP का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि HDP क्रिस्टलाइन होता है, मच स्टिफर होता है LDP से बहुत ही ज्यादा स्टिफ होता है, मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल, केमिकल से और ज्यादा रेजिस्टेंट होता है LDP के कंपेयर में। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 144 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, एक्चुअली रेंज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट का। समझा क्या आपको? तो ये प्रॉपर्टी आपके बुक में दिया है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब इसने पूछा नॉट एग्जिबिटेड बाय LDP, तो सेकंड क्या लिखा है? इट इज मॉइस्चर रेजिस्टेंट, सही बात है। LDP फिल्म्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, ये भी सही है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी राइट है। तो रॉन्ग क्या है? इट इज क्रिस्टलाइन। एक्चुअली क्रिस्टलाइन क्या होता है? HDP होता है। तो मतलब, और इसने क्या पूछा? नॉट एग्जिबिटेड, मतलब कि ऑप्शन एक है राइट। समझा क्या? नेक्स्ट, विच फ्रॉम द पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से कौन सा पॉलीमर बनता है? बेसिकली आइसोप्रीन हम इस कंपाउंड को बोलते हैं। आइसोप्रीन बेसिकली क्या होता है? 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन को जब आप पॉलीमराइज करोगे, ध्यान से देखो, क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल। जब भी आप पॉलीमर बनाते हो तो डबल क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है, और सिंगल क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? CH2 क्या डबल है तो सिंगल, अब CH3 क्या है? सिंगल है तो डबल। यही होता है पॉलीमर बनाते वक्त, डबल सिंगल सिंगल डबल। CH क्या डबल है, अब सिंगल हो जाएगा CH2, और ये हो गया N। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं नेचुरल रबड़। ये क्या है? ये एक्चुअली नेचुरल रबड़ है, और इसी को इसका दूसरा नाम होता है पॉली आइसोप्रीन, या फिर इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रबड़। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रीन में? ऑप्शन बी, नेचुरल रबड़। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 12th में शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में देखेंगे। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी इज ग्रुप्ड इन द कैटेगरी ऑफ इलास्टोमर्स। मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसके क्लासिफिकेशन का टेबल लिखाया था तभी मैंने आपको बताया था कि इलास्टोमर क्या होते हैं? रबड़ होते हैं। तो रबड़ में क्या आता है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब आता है, और वल्कनाइज्ड रबड़। तो क्या इसमें नियोप्रीन दिख रहा है? ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन एक है राइट है। जब भी इलास्टोमर बोले आप रबड़ ढूंढना स्टार्ट कर दो। 4 टाइप के रबड़ इलास्टोमर में मैंने बताए थे। ठीक है, समझा? अगर आपसे मैं 12th में शिफ्ट 2 के सेकंड एमसीक्यू की बात करूं तो इसमें क्या पूछ रहा है?
which among the following, which from the following statement is not true for LDP? LDP के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया, तो अब अपने लिए बहुत ही इजी है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? इट नीड्स O2 और पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर। मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट में O2 और पेरोक्साइड यूज होता है, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर, बिल्कुल LDP ब्रांच होता है, HDP लीनियर होता है। इट नीड्स लो प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक इन द सिंथेसिस प्रोसेस, यही रॉन्ग है, इसको हाई प्रेशर चाहिए होता है, और इसने नॉट ट्रू पूछा है, मतलब कि ऑप्शन सी क्या है? राइट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट देन HDP, बिल्कुल बराबर, लो डेंसिटी है तो मेल्टिंग पॉइंट तो इसका कम ही होगा, ये भी हमने देखा था उधर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड टू प्रिपेयर टेफ्लॉन। आप देख रहे हो एमसीक्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो टेफ्लॉन का क्या, हमने ये एमसीक्यू पहले ही पढ़ा था, ठीक है, तो 9 में सिर्फ 2 का ही एमसीक्यू था। तो टेफ्लॉन प्रिपेयर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? CF2 डबल बॉन्ड CF2, क्या बोलते हैं इसको? टेट्राफ्लोरोइथीन, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं C2F4, हमने पहले ये पढ़ा था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? C2F4। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल रबड़? नेचुरल रबड़ के लिए क्या ट्रू नहीं है? नेचुरल रबड़ अपने को पता है किससे बनता है, नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन से बनता है, और नेचुरल रबड़ का नाम क्या होता है? पॉलीआइसोप्रीन, ये अभी हमने देखा था। इट इज अ लीनियर पॉलीमर, बिल्कुल नेचुरल रबड़ लीनियर होता है। इन दिस पॉलीमर चेन हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यस, रबड़ में एक्चुअली नेचुरल रबड़ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉइल्ड होते हैं। इन दिस पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, बिल्कुल याद करो, मैंने आपको इलास्टोमर में लिखाया था, रबड़ भी क्या है? एक टाइप का इलास्टोमर है, याद करो इलास्टोमर में मैंने आपको जो फोर्स लिखाया था वो वैन डर वाल्स फोर्स लिखाया था, मतलब ये भी राइट है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोप्रीन, यही तो रॉन्ग है, नेचुरल रबड़ तो अपने को नियोप्रीन से मिलता है, अरे आइसोप्रीन से मिलता है ना, तो क्लोरोप्रीन कहां से आ गया? मतलब यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कि ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन क्या है। क्लोरोप्रीन बेसिकली ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड C Cl, इधर आ जाएगा CH CH2 डबल बॉन्ड, इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्रीन। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, और जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपको भी पता है डबल क्या हो जाएगा? सिंगल CH2, सिंगल सिंगल क्या हो जाएगा? डबल, और फिर ये भी क्या है? डबल बॉन्ड है तो सिंगल हो जाएगा, और एक क्लोरीन, इसको हम बोलते हैं नियोप्रीन। समझा क्या आपको? तो नियोप्रीन जो रबड़ होता है ना, बेसिकली उसका मोनोमर का नाम क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है, और नेचुरल रबड़ जो होता है वो किससे बनता है? आइसोप्रीन से बनता है, ना कि क्लोरोप्रीन से, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। समझा क्या आपको? ठीक है। अब अगर मैं 13 में सिर्फ 2 के दोनों एमसीक्यूज की बात करूं तो इसमें पूछना है आइडेंटिफाई मोनोमर्स यूज्ड टू प्रिपेयर नोवोलेक। याद रखो नोवोलेक जो है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका एक इंपॉर्टेंट यूज भी है पेंट में, आपने देखा ना नेरोलैक, नेरोलैक बेसिकली सही बात है वो, क्योंकि नोवोलैक का ही यूज होता है पेंट में। तो चाहे मैं नोवोलैक की बात करूं या मैं बेकेलाइट की बात करूं, दोनों का जो मोनोमर होता है वो होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कि ऑप्शन सी क्या है? राइट है। बेसिकली ये सारी रिएक्शंस आपको देखनी भी है, और यहाँ मैं एक साथ बता भी दे रहा हूँ, यहाँ मैंने सारे के मोनोमर्स लिखे और पॉलीमर लिखे, तो ये रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, एक बार जरूर रीड करो, खाली आप एक रीडिंग कर लो आपको समझ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो आइसोप्रीन होता है उसका जो पॉलीमर होता है उसको नेचुरल रबड़ बोलते हैं, हमने देख ही लिया। जो इथीन होता है उसका पॉलीमर क्या होता है? पॉलीथीन। जो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है जिसको हम C2H4 बोलते हैं उसका पॉलीमर क्या होता है? टेफ्लॉन। जो एक्रिलोनाइट्राइल होता है उसका पॉलीमर क्या होता है? ऑर्डलॉन, एक्रिलन या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, तीनों का सेम ही नाम है, एक ही नाम है। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइमाइन, ये दोनों मोनोमर से मिलके क्या बनता है? नायलॉन 66। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख के रखा है, ठीक है, एक बार प्लीज इसको टेक्स्ट बुक में जरूर देखना। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, उसका पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 6। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिथाइलिक एसिड का पॉलीमर क्या होता है? डेक्रोन या टेरिलीन। साथ में आपको ग्लिप्टल भी देख लेना, ग्लिप्टल ये पॉलीमर देख लेना, ठीक है। एक्चुअली आपका जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर चैप्टर के लास्ट के पेज पे ग्रीन कलर का टेबल बना है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉलीमर डिस्कस कर दिए हैं क्वेश्चन के साथ, एक दो अगर बचे भी रहेंगे तो उस ग्रीन टेबल से देख लेना, उसी में आपको ग्लिप्टल भी मिल जाएगा। और 1,3 ब्यूटाडाइन
एंड स्टाइरिन से क्या बनता है, ब्यूना एस। नियोप्रिन मैंने बताया ही है, थर्मोकॉल मैंने बताया ही है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। मुझे बताओ ब्रांच चेन पॉलीमर, क्या मैंने आपको बताया था लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। हमने शुरू में ही इसके टेबल बनाए थे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर है। बेकेलाइट और मेलामाइन क्या होगा, क्रॉस लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। आपको बेसिकली दो स्ट्रक्चर दिया है, एक दिया है ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, और एक आपको दिया है विनाइल साइनाइड, या फिर इसी को बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, या फिर इसी का दूसरा नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। तो बेसिकली ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से जो अपना बनता है पॉलीमर, उसका नाम होता है ब्यूना एन, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। तो मैंने आपको सारे मोनोमर और पॉलीमर यहाँ बता दिए, दो क्वेश्चन के थ्रू ही बता दिए, समझा क्या आपको। अब अगर मैं 14 में शिफ्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस करूं तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्टेन प्लास्टिक डिनर वेयर, ठीक है। जैसे कि पेंट का यूनिक एग्जांपल नोवोलैक है, वैसे ही प्लास्टिक डिनर वेयर का एक यूनिक एग्जांपल अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखो, वो है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, समझा क्या आपको, बहुत ही अच्छे से याद रखना है आपको। Which from the following polymer is classified as fibers depending on intermolecular forces? मैंने आपको बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे फाइबर्स के दो एग्जांपल है अपने टेक्स्ट बुक में, एक तो है पॉलीअमाइड्स और एक है पॉलीएस्टर्स, पॉलीअमाइड्स और पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर्स में क्या आता है, टेरिलीन आता है, और पॉलीअमाइड्स में क्या आता है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इधर, ऑप्शन सी टेरिलीन। नेक्स्ट क्या दिया है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ एचडीपी फ्रॉम द फॉलोइंग। एचडीपी का यूज एकदम सिंपल है, टॉयज के मैन्युफैक्चर में, बकेट्स, डस्टबिन, बोतल पाइप, या फिर लैब वेयर्स के यूज में इसको बनाने में यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज। तो इसी के साथ मैंने पॉलीमर्स पूरा सारे एमसीक्यूज 12 पीसीएम के फेजेस के सारे 24 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर दिया है। पॉलीमर्स में जो जो मैंने आपको बोला है रीड करने को, प्लीज एक बार सारे पॉलीमर एक बार उन पे एक पैराग्राफ दिया है, सिर्फ रीड कर लेना, प्रॉपर्टी पढ़ लेना, यूजेस पढ़ लेना। वैसे तो मैंने क्वेश्चन के साथ कवर किया, फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है।